1 जून की रात को यूक्रेन ने रूस के 4 एयर बेसेस पर हमला करके उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत ये हमला किया गया और इस हमले में कि रूस के जो लॉन्ग डिस्टेंस जो स्ट्रैटेजिक असेट थे, लॉन्ग डिस्टेंस जो बॉम्बर्स थे, उसमें से 34% वो पूरी तरह से तबाह हो गया। जो 40 एयरक्राफ्ट थे रूस के, वो पूरी तरह से तबाह हो गए। लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्रैटेजिक बॉम्बर Tu-95 और Tu-160 भी शामिल थे। इस हमले की वजह से रूस को तकरीबन $2 बिलियन का नुकसान हुआ। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और हम आज यूक्रेन के इसी हमले पर चर्चा करेंगे, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड हमला था। सोचिए 1941 में, जैसा मैंने बताया, जापान ने इस तरह का हमला किया था पर्ल हार्बर पर, जो कि हवाई द्वीप में अमेरिका में था, और उसमें जिस तरह का नुकसान हुआ था उसकी तुलना यूक्रेन के इस हमले से की जा रही है, जो उसने 1 जून की रात को रशिया में किया। रशिया के 4 एयर बेसेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, जहां बताया जा रहा है कि रशिया के 40 स्ट्रैटेजिक लॉन्ग डिस्टेंस बॉम्बर्स वहां पर तैनात थे, और ये कहा जा रहा है कि इसमें से जो पूरे के पूरे जो 40 बॉम्बर्स थे वो तबाह हो गए, और रशिया का जो लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स का जो फ्लीट है उसका 34% तबाह हो गया। इससे रशिया को $2 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर रशिया के कौन कौन से एयर बेसेस जो तबाह हुए और इसके क्या मायने हैं, क्या सोचकर यूक्रेन की तरफ से इन एयर बेसेस पर हमला किया गया, और इन एयर बेसेस का जो स्ट्रैटेजिक जो रणनीतिक क्या महत्व है। आइए हम आप उन एयर बेसेस के आपको नाम बताते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं, जानकारी देने की कोशिश करते हैं, इसका पूरा पर्सपेक्टिव बताते हैं कि आखिर जो रशिया के इतने एयर बेसेस हैं रशिया में, उसमें इन्हीं 4 एयर बेसेस को क्यों चुना गया। तो दोस्तों, ये जो 4 एयर बेसेस थे उसमें पहला नाम आता है ओलेनिया एयरबेस का। ये फिनलैंड के करीब है, और साथ ही आर्कटिक सर्किल जो रशिया का है, वहाँ कहा जाता है कि दुनिया में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और जो भी दूसरे मिनरल्स हैं, उसका बहुत बड़ा भंडार आर्कटिक सर्किल में पाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगला वर्ल्ड वॉर जो होगा उसका एक रीज़न ये आर्कटिक सर्किल भी होगा। जो आर्कटिक सर्किल में माइंस एंड मिनरल्स जो मिनरल्स हैं उसको लेके लड़ाई होगी, और वो शायद एक फैक्टर वो भी रहेगा द्वितीय जो विश्व युद्ध का। तो ये मैंने आपको ओलेनिया के बारे में बताया, जो कि फिनलैंड और आर्कटिक सर्किल के पास है। इसके अलावा जो दूसरा हमला किया यूक्रेन ने, वो किया बेलाया एयरबेस पर। ये मंगोलिया के नॉर्थ में है, और ये जो एयरबेस है ये आपको जापान के करीब भी ये एयरबेस है रशिया का जो ये एयरबेस है ये यूक्रेन से ज़्यादा जापान के करीब है। और इसी एयरबेस से पिछली बार ओरेशेंक एक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है रशिया की, जिसकी स्पीड है करीब 11 मैक के करीब, और इसको कोई भी दुनिया का कहा जाता है कि इसको दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, और ये भारी तबाही लाता है। ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी है, और जो इसकी स्पीड है वो 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के करीब। इसमें आप एक साथ जो है 6 वॉरहेड्स लगा सकते हैं। ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, एक साथ 6 न्यूक्लियर वॉरहेड्स आप लगा सकते हैं, और इसकी तबाही का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। बहुत भारी तबाही इससे हो सकती है, और शायद रशिया रिवेंज के तौर पर इसी को इस्तेमाल करे। पिछली बार ये जो बेलाया एयरबेस है, इसी से रशिया ने इसको छोड़ा था, और ओरेशेंक जो मिसाइल है हाइपरसोनिक मिसाइल, उससे भारी तबाही हुई थी। तीसरा जो एयरबेस है उसका नाम है ड्यागिलेवो। जी हाँ, ये मॉस्को के साउथ ईस्ट में स्थित है ड्यागिलेवो एयरपोर्ट। इसके अलावा जो चौथा एयरबेस है उसका नाम है इवानोवो। ये मॉस्को के नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सिग्निफिकेंस एक ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि
आर्कटिक सर्किल में जिस तरह से फिलहाल रशिया का दबदबा है, जो रशिया के क्षेत्र में आर्कटिक सर्किल आते हैं, वहाँ पर ये नाटो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये जो पूरा हमला यूक्रेन ने किया है, ये नाटो के बगैर हमला जो है हो नहीं सकता। इसमें पूरी प्लानिंग नाटो की तरफ से की गई है और यूक्रेन को उसका जरिया बनाया गया है। और इसमें रशिया को ये देने की, ये जो एयरपोर्ट जो चुना गया, जो आर्कटिक सर्किल के पास है, जो मैंने आपको बताया, ये ओलानिया एयरबेस, इसमें मैसेज यही था कि हम किसी वक्त जो रशिया के क्षेत्र में, रशिया के जो दायरे में आर्कटिक क्षेत्र आता है, उसको तबाह करके तुम्हारे माइंस एंड मिनरल्स, जो मिनरल्स हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो और एयर बेसेस हैं, जैसे बेलाया एयर बेस है, वहाँ से जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स उड़ते थे रशिया के, जब वहाँ से जो ओरेशेंक जो मिसाइल फायर की जा सकती थी, उसको भी हम तबाह कर सकते हैं। ये मैसेज देने की कोशिश की गई। इसके अलावा मॉस्को के साउथ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में जो 2 एयरबेस, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यागिलेवो और इवानोवो है, ये दोनों एयरबेस को निशाना बनाने के पीछे ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम मॉस्को को भी, जो रशिया की राजधानी है, उसको भी हम किसी भी वक्त निशाना बना सकते हैं। तो ये इसके पीछे इन 4 एयरपोर्ट्स को, ये जो 4 एयरबेसेस थे, इनको निशाना बनाने के पीछे यूक्रेन और नाटो की यही मंशा रही थी। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आखिर मॉडस ऑपरेंडी क्या इस्तेमाल किया गया, कैसे ये ड्रोन्स जो हैं वो रशिया पहुंचे और किस तरह के ड्रोन्स का इसमें इस्तेमाल किया गया और कैसे उन्होंने पूरा एक नेटवर्क बनाकर रशिया के इन एयरबेसेस को तबाह किया। दोस्तों, इस पूरे हमले में FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू। ये फर्स्ट पर्सन व्यू FPV का फुल फॉर्म है और ये बहुत सस्ता होता है। कहते हैं कि इसको पूरी तरह से असेंबल करने में इसको सिर्फ 40,000 रुपये का खर्चा आता है। ये इसमें एक कैमरा लगा होता है, इसमें एक सर्विलेंस कैमरा लगा होता है, साथ ही जो विस्फोटक एक्सप्लोसिव्स भी ले जा सकता है। ये जो रशिया के एयरबेस को तबाह करने के लिए जो FPV ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए, ये GPS ऑपरेटेड ड्रोन्स थे और इसको एक ट्रक में फिट किया गया था। ट्रक मॉडिफाइड था, इसको किसी तरह स्मगल करके नहीं लाया गया था। लोकली ये ड्रोन जो है असेंबल किए गए थे और रशिया का ही एक ट्रक था जिसको मॉडिफाई किया गया था इन ड्रोन्स को फिट करने के लिए। इन ड्रोन्स को एक वुडन कैबिनेट में फिक्स किया गया था। GPS ऑपरेटेड थे और रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स थे और रशिया के जो चेक पॉइंट पर ये ट्रक आसानी से क्रॉस कर जाए, इसके लिए ट्रक को चावल और दूसरी खाद्य सामग्री से भी भरा गया था, ताकि चूंकि रशियन नंबर था इस ट्रक में, तो उतना लोग जो है ध्यान ना दे। इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया गया और इसको रिमोट कंट्रोल से इसको एक के बाद एक, जैसे ही ट्रक ये एयरबेसेस के करीब पहुंचा, 4 ट्रक थे, ये 4 जो है अलग अलग एयरबेसेस के करीब पहुंचे और वहां पर रिमोट कंट्रोल के जरिए ये इन स्वार्म ड्रोन्स को, कहते हैं कि पूरे ऑपरेशन में 172 ड्रोन्स का, FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। तो ये रिमोट कंट्रोल थे और कैबिनेट में, जैसे मैंने आपको बताया, वुडन कैबिनेट में इनको रखा गया था। रिमोट कंट्रोल से इनको एक के बाद एक 4 एयरबेसेस के पास 4 ट्रक के जरिए इसको फायर किया गया। रशिया के जो लॉन्ग डिस्टेंस जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स थे, जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकते थे, उनको पूरी तरह से तबाह करने के लिए। तो ये मॉडस ऑपरेंडी दोस्तों ये इस्तेमाल किया गया इस पूरे जो ऑपरेशंस में। और स्पाइडर वेव, जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे ऑपरेशन का नाम था। और जो ये ड्रोन थे, ये पूरी तरह से सैटेलाइट ऑपरेटेड थे। जो नाटो का सैटेलाइट होगा, अमेरिका का सैटेलाइट होगा, उससे ये कंट्रोल किए जा रहे थे, क्योंकि जो स्वार्म ड्रोन्स होते हैं, बिना सैटेलाइट के हेल्प के आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। जो डायरेक्शन होता है और जिस तरह का कोऑर्डिनेट्स दिया जाता है, वो बिना सैटेलाइट के हेल्प के आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो उसमें जाहिर तौर से सैटेलाइट की मदद दी गई होगी इन स्वार्म ड्रोन्स को रशिया के एयरबेस पर अटैक करने के लिए। दोस्तों, एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस पूरे ऑपरेशंस की तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी।
बताते हैं कि इस ऑपरेशन की तैयारी पिछले 18 महीने से चल रही थी और इसमें CIA और पेंटागन भी पूरी तरह से शामिल था इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग करने में। NATO के साथ साथ इसमें CIA जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है और साथ में पेंटागन जो कि अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो भी इस पूरे ऑपरेशंस में शामिल था। 18 महीने दोस्तों पूरी तरह लगे इस ऑपरेशन को प्लान करने में और इसमें किसी भी पार्ट को स्मगल नहीं किया गया रशिया के अंदर। लोकली असेंबल किए गए पार्ट्स भी लोकली ही प्रोक्योर किए गए थे और लोकली ही असेंबल करके और इस पूरी तरह से असेंबल किया गया। FPV ड्रोन जो है उसको बनाया गया और उसके बाद कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम को एक ट्रक के अंदर फिट किया गया और उसके बाद सैटेलाइट की मदद से इसको ऑपरेट किया गया और उसके बाद ये तबाही मचाई गई। तो दोस्तों ये पूरे ऑपरेशन में आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन के अलावा NATO, CIA और पेंटागन जैसे मैंने आपको बताया ये पूरी तरह से शामिल थे और 18 महीने का पूरा वक्त लगा इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में। दोस्तों अब सवाल उठता है कि रशिया रिवेंज में क्या कर सकता है, रशिया का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, इस अटैक के बाद रशिया किस तरह की कार्रवाई करेगा। रशिया की जो कार्रवाई होगी वो कोई साधारण कार्रवाई नहीं होगी दोस्तों। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद रशिया की तरफ से जिस तरह का एंटिसिपेट किया जा रहा है जो एक्शन होगा वो उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। इसमें जैसा मैंने आपको पहले भी बताया ऑपरेशन करके एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों, जो कि दुनिया में इस मिसाइल को कोई भी डिफेंस सिस्टम है जो एयर डिफेंस सिस्टम है या मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, कोई भी उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। और एशियन को इसकी जो स्पीड है वो 10 मैक के करीब बताई जाती है दोस्तों, 10 मैक के करीब, यानी इसकी स्पीड 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में शायद अभी तक कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं जो इतने मैक की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और कहते हैं कि ना तो आयरन डोम ना एरो 3 जो अभी लेटेस्ट अमेरिका और इजराइल का जॉइंट वेंचर है जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तबाही होगी। और ये 6 वॉरहेड एक साथ, न्यूक्लियर कैपेबल ये मिसाइल है और 6 वॉरहेड एक साथ ये ले जा सकता है। इसमें MIRV टेक्नोलॉजी लगी हुई है। MIRV टेक्नोलॉजी दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये क्या होता है। इसका अगर आप फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल इसको कहा जाता है। और ये MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊं कि वॉरहेड मिसाइल एक ही रहती है, लेकिन जब इसको छोड़ा जाता है तो इसमें जो 5, 6, 7 जो भी वॉरहेड आप लगाते हैं वो एक ही मिसाइल से अलग अलग दिशाओं में एक साथ वो मल्टीपल टारगेट्स को वो हिट करता है। जैसे ही मिसाइल लॉन्च होती है उससे आपको 6, 7, 8 वॉरहेड्स जो हैं या 6, 7, 8 मिसाइल या किसी तरह का और वॉरहेड जो वो एक साथ निकलता है और अलग अलग दिशाओं में तबाही मचा सकता है, अलग अलग टारगेट्स को हिट कर सकता है। तो ये MIRV टारगेट जो टेक्नोलॉजी है उससे भी लैस है और बताते हैं कि इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितनी तबाही होगी अगर रशिया इसका इस्तेमाल करता है तो। दूसरी बात, रशिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। 6,500 हथियार हैं रशिया के पास बताया जाता है। और अगर रशिया ने इस्तेमाल किया न्यूक्लियर वॉरहेड का तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तबाही होगी। ऐसी भी खबरें आज आ रही हैं कि रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें एक लिमिटेड एरिया में जो नुकसान होगा, पूरे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के दायरे में नहीं, कुछ लिमिटेड 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के दायरे में उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन तबाही तो होगी ही, क्योंकि जिस तरह से रेडिएशन फैलेगा अगर रशिया इसका इस्तेमाल करता है उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। चेरनोबिल में दोस्तों जो एक न्यूक्लियर इंसिडेंट हुआ था, चेरनोबिल जो न्यूक्लियर प्लांट था रशिया का, उससे अभी भी रेडिएशन जो है निकल रहा है। वहाँ के इलाके में जो बच्चे पैदा होते हैं या जनरेशन्स जो आ रही हैं नहीं, उसमें बताया जाता है कि कई तरह की जो वो स्पैस्टिक बच्चे पैदा हो रहे हैं,
मेंटली रिटार्डेड बच्चे पैदा हो रहे हैं, या दूसरे तरह की कई तरह की बीमारी हो जा रही, जो लोग पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके आसपास के चेरनोबिल के, ऐसा बताया जाता है कि उसमें कुछ ना कुछ जो है कमियां ज़रूर रहती हैं। तो इस तरह की तबाही का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो रशिया इस तरह का एक्शन ले सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, ये जो रशिया पर यूक्रेन ने हमला किया, उसका भारत के संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंस है, भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, वेस्ट, यूएस और वेस्ट ये बिल्कुल नहीं चाहती कि भारत एक तीसरे सुपर पावर के तौर पर जो है उभरे। रशिया ऑलरेडी एक मिलिट्री सुपर पावर है। यूएस, हालांकि उसकी पावर अभी बहुत इरोड हुई है, धीरे धीरे उसकी पावर कमती गई है, लेकिन अभी भी सुपर पावर के तौर पर उसको देखते हैं। चाइना एक अलग यूएस के कॉम्पिटिटर, वेस्ट के कॉम्पिटिटर के तौर पर उभर रहा है। और उसके बाद अगर भारत भी एक सुपर पावर के तौर पर उभरता हुआ वेस्ट को नजर आ रहा है, तो वेस्ट और यूएस जरा भी ये नहीं चाहते कि भारत जो है वो एक नए पावर के तौर पर उभरे दुनिया के मैप पर, और यूएस और वेस्ट को पूरी तरह से चैलेंज करे। और शायद इसी वजह से वेस्ट और यूएस चाहता है कि रशिया से जो भारत लगातार हथियार खरीदता रहा है, रशिया भारत को कई हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करता रहा है। तो जो वेस्ट का और यूएस का टारगेट है कि पहले रशिया को इतना वीक कर दिया जाए कि वो भारत को सपोर्ट ना कर पाए, और उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस तरह से खड़ा किया जाए एशिया में, भारत के पड़ोस में, कि भारत उसमें उलझा रहे और भारत की इकोनॉमिक तरक्की ना हो पाए। शायद इसी वजह से वेस्ट और जो यूएस है वो लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में 2026 से 2035 के बीच $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है। दोस्तों, एक ऐसी कंट्री जो कि यूएन में जहां के टेररिस्ट जो हैं, तकरीबन 150 टेररिस्ट यूएन की टेरर लिस्ट में हैं, जो कि एक रोग नेशन है, जहां यूएस और वेस्ट को यह भी पता है कि जो पैसा वो पाकिस्तान को देंगे वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, साथ ही जनरलों, जो पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स हैं, उनकी अय्याशी में, मतलब उनके प्रॉपर्टी वो लोग इस पैसे को प्रॉपर्टी को खरीदने में खर्च करेंगे, साथ ही में उस पैसे से वो हथियार खरीदेंगे। आम लोगों के लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके IMF, जिसने हाल में ही पाकिस्तान को $2 बिलियन दिया है, और जो वर्ल्ड बैंक है, पूरी प्लानिंग करके रखी है वर्ल्ड बैंक ने रशिया, अमेरिका और वेस्ट के सपोर्ट से, कि पाकिस्तान को $40 बिलियन का सपोर्ट दिया जाए, ताकि वो भारत के खिलाफ जो है खड़ा हो और भारत को जो है तंग करता रहे, ताकि भारत जो है प्रोग्रेस ना कर पाए। ये एक सोची समझी साजिश है। आप देख रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार पिछले कुछ दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से टेररिस्ट खुलेआम वहां पर सभाएं कर रहे हैं, भारत को चेतावनी दे रहे हैं, भारत के खिलाफ जिहाद की बात कर रहे हैं, और उसमें आसिम मुनीर के साथ इन जिहादियों के, लश्कर के टेररिस्ट के, जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए जा रहे हैं, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। लेकिन वेस्ट को इससे कोई मतलब नहीं है। वेस्ट इसको इग्नोर कर रहा है, यूएस इसको इग्नोर कर रहा है, और भारत की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वेस्ट और यूएस ये नहीं चाहता कि उनके कॉम्पिटिटर के तौर पर, चाइना अभी ऑलरेडी कॉम्पिटिटर है ही, रशिया तो बहुत पहले से मिलिट्री सुपर पावर रहा है, रशिया को वीकेंड करने की कोशिश की जा रही है, चाइना को भी पूरा वेस्ट और यूएस जो लगा हुआ है वीकेंड करने में। और अब वो ये नहीं चाहता कि चाइना के बाद भारत भी एक सुपर पावर के तौर पर जो उभरे, इसलिए अभी से भारत को भी रोकने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। दोस्तों, तो ये पूरा जो है जियो पॉलिटिक्स है, लेकिन भारत को दोस्तों इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जहाँ तक आप मेरा टेक अगर पूछें कि ऐसे समय में जब जियो पॉलिटिक्स जो लगातार बदल रही है, और यूक्रेन ने रशिया पर हमला किया है, और जो यूएस के सेनेटर्स हैं, अभी 2-3 दिनों पहले आपने ये भी सुना होगा कि यूएस के सेनेटर्स ने चाइना जो कि रशिया से काफ़ी भारी मात्रा में तेल खरीदता है, गैस खरीदता है, भारत भी
चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है जो रशिया से गैस और तेल खरीदता है। उसमें भारत को भी चेतावनी दी गई है। हालांकि रशियन सीनेटर्स ने 82 सीनेटर्स ने कहा है कि हम चाहते हैं कि रशिया पर 500% जो है टैरिफ लगाया जाए। ये चेतावनी जो है भारत को भी दी गई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मेरा जो टेक है, मेरा पर्सनल जो ओपिनियन अगर आप पूछें, अगर मेरा एनालिसिस पूछें, तो भारत को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भारत एक जो है सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी है, जो 140 करोड़ लोग रहते हैं। भारत एक्सपोर्ट पर निर्भर नहीं है। वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा तभी भारत सरवाइव कर पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत अगर यूरोप को एक्सपोर्ट करेगा तभी भारत सरवाइव कर पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भारत पर अगर 500% लगा दो, आप 1000% टैरिफ लगा दो, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भारत को नहीं होने वाला है। साथ में चाइना जो है वो एक्सपोर्ट करता है, वो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करता है, उसकी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, उसको फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन भारत को किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों ये वेस्ट और अमेरिका कभी भी अपने नहीं हो सकते, और ये शुरू से ही पाकिस्तान को सपोर्ट करते आए हैं और ये आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। जैसा आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो है बिजनेस इंटरेस्ट है, और साथ में रेयर अर्थ का जो मिनरल, रेयर अर्थ मटेरियल्स जो हैं, उसका भी खेल पूरी दुनिया में चल रहा है। बलूचिस्तान में अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल का कंट्रोल चाहिए, इसलिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है भारत के खिलाफ। वहाँ पर चाइना भी है बलूचिस्तान में, तो वो एक अलग गेम है। वहाँ चाइना और यूएस आपस में भिड़ेंगे। ये चाइना 3 साल से ऑलरेडी वहाँ पर वहाँ के रेयर अर्थ मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो अब यूएस और चाइना का वो अलग गेम होगा। लेकिन ये पूरा खेल जो है, एक उसका पूरे खेल का एक एस्पेक्ट ये भी है कि यूएस जो है पूरी दुनिया में जगह जगह पर रेयर अर्थ मिनरल्स का, वो जो कॉपर है, गोल्ड है या लिथियम है, उन सब पर कंट्रोल चाहता है। शायद इसीलिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो जो यूएस अगर भारत के खिलाफ भी जाता है, इस तरह के टैरिफ्स लगाता है, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ट्रेड पॉलिसी के जरिए, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान चाइना को तो हो सकता है, लेकिन भारत को, चूँकि भारत एक सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है भारत पर नहीं पड़ेगा। भारत अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा और आगे भारत जो है तरक्की करता रहेगा। दुनिया के कोई भी देश जो है वो चाहे तो वो भारत का कोई नुकसान नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन दोस्तों हमें अल्टीमेटली अपनी मिलिट्री पावर को लगातार बढ़ाते रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर तो एक पड़ाव था जो दुनिया ने देखा। भारत की एयरफोर्स और भारत की आर्मी का, जो भारत के तीनों विंग हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवल विंग, इन तीनों का कमाल दुनिया ने देखा। और पूरी दुनिया को ये बात पच नहीं रही है कि कैसे भारत ने 4 दिनों के अंदर वो कारनामा कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों भारत को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है लगातार बढ़ानी होगी, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आना होगा, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक सुपर पावर बनना काफ़ी नहीं है, भारत को मिलिट्री सुपर पावर भी बनना होगा और दुनिया को दिखाना होगा कि वो खुद स्टैंड कर सकते हैं। भारत का जो दोस्त है, अगर आप कहें ऑल टाइम टेस्टेड फ्रेंड, मेरे ओपिनियन में वो रशिया है। इजराइल भी किसी हद तक भारत की मदद करता रहा है, लेकिन टाइम टेस्टेड फ्रेंड जो है रशिया है। और इजराइल ने भी आप कह सकते हैं कि कारगिल वॉर के समय से हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। इन दोनों को छोड़ के भारत को ये पॉलिसी बनानी होगी, तो अपने आप को इतना मजबूत करना होगा कि वो ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि मिलिटरली भी पूरी दुनिया को फेस कर सके। क्योंकि वेस्ट का और यूएस का जो निशाना आने वाले कुछ सालों में, या कहें 10 साल, 15 साल, 20 साल में, कभी ना कभी भारत जैसे जैसे तरक्की करेगा यूएस के करीब आता जाएगा। अभी भारत 4th नंबर की इकोनॉमी बना है, इसके बाद वो जर्मनी को टेक ओवर करेगा। उसके बाद जैसे ही चाइना को वो टेक ओवर करता है, आने वाले 20 साल, 25 साल, जैसा भी, जब भी, उसके बाद जो है पूरी दुनिया की पावर और इंक्लूडिंग यूएस, वो भी भारत के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने को सोच सकता है। किसी न किसी तरह भारत को फंसा के मिलिट्री एक्शन जो लेने को सोच सकता है। तो हमें इंडिपेंडेंट बनना होगा। मेक इन इंडिया अभी चल ही रहा है, उसके तहत नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए हथियार बनाने होंगे ताकि पूरी दुनिया का भारत जो है सामना कर सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। जय हिंद।